This is the second part of magnetic effect of current. In the first part, we had studied about Biot-Savart law, and today we will discuss application of Biot-Savart law. And in this video, I will include magnetic field on the axis of current carrying circular loop. आई होप आपने मेरा पार्ट 1 देखा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, जिसमें हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ और उसके फॉर्मूले के बारे में बात किए थे और साथ ही हम लोग थंब रूल के बारे में पढ़े थे कि कैसे हम लोग करंट का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग किसी भी करंट कैरिंग लूप की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो हम लोग पता करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूले लिखे हैं जो आप जानते होंगे, बायो-सेवर्ट लॉ से ही डिराइव होकर आते हैं। पार्ट 1 में मैंने बात की थी। और एक जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है डीबी की, जबकि जो दूसरा है वो वेक्टर फॉर्म को। फॉर्मूले दोनों सेम ही हैं, बस नीचे वाला जो फॉर्मूला है वो वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक बात आपके जानने वाली क्या है वो ये ध्यान से सुनिएगा कि बायो-सेवर्ट लॉ सिर्फ करंट एलिमेंट उस छोटे से सेक्शन की वजह से ही, सेगमेंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड बता सकता है किसी पॉइंट पर, ना कि पूरे स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर आपको पूरे स्ट्रक्चर का फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए डायग्राम हम लोग यहां पर बनाने जा रहे हैं सर्कुलर लूप। तो ये जो डायग्राम है ये 3 डायमेंशनल है, इतना आप ध्यान रखिएगा। 3D का मतलब क्या कि ये YZ प्लेन में रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखिएगा कि कुछ इस तरह से वो रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक लूप है तो मुझे क्या क्या पता हो सकता है, ये हो जाएगा उसका सेंटर और ये हो जाएगी उस लूप की रेडियस। तो रेडियस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैपिटल R से। ठीक है, कुछ बुक्स में इसको स्मॉल a से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप कंफ्यूज ना होइए, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि बहुत सी अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो स्मॉल a से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, अदरवाइज मैं इसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो इसकी एक्सिस पर कोई एक पॉइंट हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, जैसे कि एक पॉइंट है P, जहां पर मुझे क्या पता करना है, मैग्नेटिक फील्ड पता करना है इस रिंग की वजह से क्या होगा। और ऑब्वियसली ये रिंग कैसी है, ये करंट कैरिंग रिंग है, तो करंट कुछ इस तरह से इसमें फ्लो हो रहा है, ऐसे कहीं जाकर इधर नीचे आ रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो इसे समझने के लिए मैं आपको एक रिंग स्ट्रक्चर लेकर दिखा देता हूं कि जैसे सपोज ये रिंग है हमारे पास और ये कुछ इस तरह से रखी है, वर्टिकल प्लेन ऐसी रखी है, तो बोल्ट से बाहर निकली हुई है। ठीक है, और इसकी एक्सिस कौन सी होगी, जो सेंटर से ऐसी एक लाइन पास हो रही होगी, इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, ऐसे किसी भी पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको? अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मुझे इस रिंग में कोई भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेने का है, कहीं भी एक एलिमेंट आप सिलेक्ट कर लीजिए। एलिमेंट का मतलब क्या, बहुत ही छोटा सा डिवीजन आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और पूरी रिंग में करंट कैसा होगा, वो सेम होगा। ठीक है ना, उस एलिमेंट से क्या करना है, उस पॉइंट को कनेक्ट कीजिए आप, तो उससे क्या मिलेगा आपको, डिस्टेंस मिल जाएगी, है ना। ये स्मॉल r का वैल्यू मिल जाएगा आपको, या r वेक्टर मिल जाएगा आपको, जो भी है हमारे पास। तो इसकी अगर वैल्यू मिल गई तो हम करंट और इस r वेक्टर की मदद से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। और मैग्नीट्यूड कैसे पता करना है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है ना। अब एक चीज और देखिए, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, ये थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड r वेक्टर। करंट एलिमेंट और r वेक्टर के बीच का एंगल किससे रिप्रेजेंट किया था हमने, थीटा से। पार्ट 1 को प्लीज देखिएगा एक बार। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो चलिए अब डायग्राम में और देखते हैं। तो मैं कोई भी एक एलिमेंट को यहां पर कंसिडर कर लेता हूं, जैसे कि ये एलिमेंट हो गया। ठीक है ना, इसका लेंथ आप जानते हैं कितना ले लेंगे हम लोग, छोटा सा है लेंथ तो उसको dl से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ऐसे मैंने एक छोटा सा यहां पर एलिमेंट कंसिडर कर लिया। करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे घूमता हुआ करंट जा रहा है। ठीक है, तो पहली चीज हमको क्या करना है, क्या बोला मैंने आपको, इस एलिमेंट से इस पॉइंट P को कनेक्ट कर देना है। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया, इसे मैं स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, या फिर आप बोल दो r वेक्टर है वो। ठीक है ना, डायरेक्शन के लिए। और ये कौन सा हो गया, ये हमारा dl वेक्टर हो गया। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि थीटा क्या है ना। तो आप जानते होंगे वेक्टर में कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब करते हैं तो तीसरा भी कैसा मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। और जो आंसर आया है रिजल्ट, मतलब डीबी वेक्टर, वो कैसा होगा, वो इस करंट एलिमेंट और r वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं मैं, कि डीबी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, वो परपेंडिकुलर होगा आईडीएल के, और
DB परपेंडिकुलर होगा किसके, R वेक्टर के। ये 101% सही है और इसमें आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो भी रिजल्ट आता है, सपोज आप जानते होंगे ना वेक्टर में कि i कैप डॉट j कैप कितना होता है, क्रॉस j कैप कितना होता है, वो होता है k कैप के इक्वल। तो ये i कैप मतलब x एक्सिस, ये j कैप मतलब y एक्सिस, तो तीसरा रिजल्ट कहाँ आएगा, वो दोनों के ही परपेंडिकुलर z एक्सिस पर आ जाएगा। सेम वही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि dB आइडियल के परपेंडिकुलर, dB r के परपेंडिकुलर, ये बात भूलिएगा नहीं। लेकिन dl और r वेक्टर मतलब करंट एलिमेंट और r वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो ही, कोई भी एंगल ही बना सकते हैं यहाँ पर में, ठीक है ना। तो यहां पर पहले तो वही देख लेते हैं कि ये जो आइडियल है और आर वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानते थे थंब रूल में हमने क्या पढ़ा है कि थंब को कहां रखना है, करंट की डायरेक्शन में। करंट आपको बताया ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इस पॉइंट पर मुझे क्या करना चाहिए, इस पॉइंट पर मुझे ऐसा एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना चाहिए जो करंट की डायरेक्शन को बताएगा। इस पॉइंट पर मुझे इस पॉइंट पर बताएगा करंट की डायरेक्शन को, है ना। तो ये मैंने इस पर एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, आपको पता करना है DL और R के बीच का एंगल। यहां पर तो आपको कुछ खास क्लियरिटी नहीं मिलेगी कितना एंगल बन रहा है, लेकिन यहां से मिल जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये ब्लैक मार्कर हो गया टेंजेंट, और ये जो ब्लू मार्कर है ये किसकी डायरेक्शन को बता रहा है, R की डायरेक्शन को। अब आप बता सकते हैं क्या कितना एंगल होगा, ध्यान से देखिए। अगर यहां से नहीं समझ में आ रहा तो मैं ऐसा कुछ कर देता हूं। डायग्राम में कुछ चेंजेस नहीं किया है, सिर्फ आपका व्यू चेंज करने के लिए मैंने एंगल बदला है। देख रहे हैं ये कितना एंगल बना रहा है एक दूसरे से, परपेंडिकुलर, और वो परपेंडिकुलर ही बनाएगा। क्यों, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है ना स्ट्रक्चर, तो आपको बोर्ड में सारी चीजें क्लियर नहीं होगी, इस वजह से मैं ऐसी चीजों का यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये कितना एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। कौन, ब्लैक मार्कर कौन है, आइडियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आर वेक्टर को, सॉरी ब्लू मार्कर आर वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कितना एंगल बना थीटा का, वो बना 90 डिग्री। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये जो एंगल बनेगा वो आपको यहां नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वो एक्चुअली में कितना बन रहा है, वो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। अब मैं ये मान लेता हूं कि ये एंगल कितना बन रहा है, ये कुछ फाई एंगल बन रहा है यहां पर, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाम रूल का यूज, कैसे होता है पाम रूल। तो आपको मैंने क्या बताया था थंब रूल में कि थंब को कहां रखना है, करंट की डायरेक्शन में रखना है। यहां करंट की डायरेक्शन कैसी थी, बाहर की तरफ, आपको अभी बताया था मैंने, कहां थी करंट की डायरेक्शन, बाहर। तो थंब कहां होगा, करंट की डायरेक्शन में बाहर, ऐसे निकल रहा है। और जो फिंगर से मेरी, उनको कहां रखना है, आर की डायरेक्शन में ऐसे रखना है, ठीक है ना। तो जो भी इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, डीबी कैसा होना चाहिए, दोनों के ही परपेंडिकुलर, वहीं के पर क्या होगा, मुझे डायरेक्शन मिल जाएगी उसकी, ठीक है ना। तो कैसे होगी, देखिए ये थंब कहां पर, करंट की डायरेक्शन में, आर कहां पर है, उसकी डायरेक्शन में फिंगर को रखा, और ऐसे एक परपेंडिकुलर यहां बन रहा है। इस डायरेक्शन में कहीं क्या मिलेगा, मुझे डीबी मिलेगा, ऐसी किसी डायरेक्शन में। तो ऐसी एक डायरेक्शन में यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, ऐसी किसी डायरेक्शन में मुझे डीबी मिल रहा होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए मैं इस पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है और ये जो लाइन है, वो कैसी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और ये जो लाइन है आर वेक्टर और ये जो डीबी है, ये भी कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगर ये एंगल फाई बन रहा है तो ये भी कितना बनेगा, ये भी एंगल बनेगा फाई ही, ठीक है। अब आप देखिए कंपोनेंट करके क्या होगा, वेक्टर आप जानते हैं कैसे होता है, जहां पर एंगल होगा वहां पर कॉस ले लेना है आपको। तो ये हो जाएगा डीबी कॉस थीटा, और ऐसे एक्स एक्सिस पर इस पेन में क्या आएगा, यहाँ आएगा डीबी साइन, सॉरी थीटा नहीं फाई, डीबी कॉस फाई, और यहाँ पर आ जाएगा डीबी साइन फाई, ठीक है। तो जैसे एक एलिमेंट मैंने यहाँ पर लिया था, एक एलिमेंट और लेकर देखते हैं डायरेक्शन का क्या होता है। तो एक एलिमेंट मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप कहीं पर भी एलिमेंट लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, सारी डायरेक्शन सारी डिस्टेंस पी से सेम ही होगी, क्योंकि वो रिंग ऐसी रखी ना। तो आप रिंग से कहीं भी जाइए, किसी भी कोने से जाइए, आपको ये डिस्टेंस आर ही मिलेगी, कोई और नहीं मिलेगी। तो आप कहीं भी एलिमेंट ले सकते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो एक एलिमेंट मैंने यहाँ भी सिलेक्ट कर लिया, वो डिस्टेंस भी कितनी होगी, वो ऑब्वियसली आर ही होगी, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ये सेंटर हो गया, इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ। तो ओ से लेकर पी तक की कोई डिस्टेंस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, सपोज उससे मैंने एक्स मान लिया, किसको, ओ से लेकर इस पॉइंट पी तक की डिस्टेंस को कितना मान लिया मैंने, एक्स कंसिडर कर लिया है, ठीक है। तो मुझे क्या क्या मिल गया, आर मिल गया और एक्स मिल गया। एक्स वेरिएबल है, वेरी कर सकता है, पॉइंट आगे पीछे हो सकता
फिलहाल तो x कैसा है, इस केस में फिक्स्ड है। हाँ, तो हमें देखिए यहाँ पर dl की डायरेक्शन क्या होगी, तो करंट ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है। तो अब देखिएगा, ऊपर था तो कहाँ गया करंट, बाहर आया, ऐसे बाहर की तरफ टेंजेंट ड्रॉ किया। अब करंट घूमकर नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर टेंजेंट कहाँ आना चाहिए, अब टेंजेंट आना चाहिए अंदर। मेरा हाथ कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो अब थंब कहाँ रखूंगा, थंब अंदर रखूंगा। आर की डायरेक्शन में क्या रखूंगा, फिंगर्स रखूंगा। तो परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉ होगा, अब की बार परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ होगा, नीचे की तरफ ऐसे कहीं ड्रॉ होगा, ठीक है ना, दिख रहा, कोई एक देखिएगा मार्कर, ऐसे कहीं ड्रॉ हो जाएगा नीचे, ठीक है ना। तो अब की बार जो डीबी की डायरेक्शन मिलेगी ना, वो मुझे कुछ ऐसी मिल जाएगी इस तरफ। और अगेन ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल भी फाई ही होगा। और अगर ये फाई हो गया तो ये भी कितना होगा, ये एंगल भी ऑब्वियसली फाई होगा। तो जब आप कंपोनेंट करेंगे तो कितना आएगा, नीचे कंपोनेंट करने पर आएगा डीबी कॉस फाई, और उधर जब कंपोनेंट करेंगे इधर तो कितना आ जाएगा, डीबी साइन फाई आ जाएगा। तो ऐसे कितने एलिमेंट लिए मैंने, 2 लिए। आप ऐसे 4 भी ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, लेकिन उन सब से क्या होगा, उन सब से एक ही काम होगा कि या तो वो ऊपर जो डीबी कॉस फाई वाले कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जैसे डीबी कॉस फाई कहाँ पर है, ऊपर, और डीबी कॉस फाई कहाँ है, नीचे। तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिए। लेकिन डीबी साइन फाई ऐसे सारे डीबी साइन फाई, वो सबकी डायरेक्शन कैसी है, सबकी सेम है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो ये सारे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो रिजल्ट आने वाला है, अब एक्चुअली में हमारा बायो सेवर्ट लॉ स्टार्ट हुआ है। अभी तक तो सिर्फ डायरेक्शन के बारे में आपको बता रहा था। तो बाय यूजिंग बायो सेवर्ट को मैं ऐसा लिख देता हूं, BS, अब आई होप समझ जाइएगा, बायो सेवर्ट लॉ। तो वो कितना होगा हमारा, मुझे अगर निकालना है B, मतलब पूरी रिंग की वजह से निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा dB साइन फाई, है ना। ये जो dB साइन फाई है, ऐसे सारे कंपोनेंट क्या मिल रहे थे, ऐड हो रहे थे, सारे के सारे ऐड हो जाएंगे और dB cos फाई एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो dB साइन फाई करूंगा और फिर इस टर्म का मैं अगर इंटीग्रेट कर दूंगा सारे एलिमेंट की वजह से, इंटेंसिटी का अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूं तो मुझे फाइनल इस पूरी रिंग की वजह से इंटेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा, मैं बाद में लिमिट को रखूंगा, है ना, और लिमिट को फिर एक साथ रख दूंगा। अभी सिर्फ समझते रहिएगा ध्यान से। तो B वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए dB का फॉर्मूला हमारे पास है, कितना है वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl। और साइन थीटा कौन है, तो थीटा अलग चीज है, फाई अलग चीज है। थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा एंगल है dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का। और यहां पर आप देखिएगा dl वेक्टर r वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, वो साइन 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो I dl फिर साइन 90 डिग्री और फिर ये इंटू साइन फाई, ये साइन फाई अलग चीज है। फाई किसके बीच का एंगल है, फाई तो एंगल है यहां पर इस पॉइंट P को जोड़ने वाली लाइन का, इस एलिमेंट से पॉइंट P को जोड़ा तो उसका एंगल है यहां पर, ठीक है। अपॉन में क्या चाहिए, अपॉन में चाहिए r स्क्वायर। तो r कौन है, r इस एलिमेंट से पॉइंट P की डिस्टेंस है, ये वाली r है। इसे हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये है, कितने डिस्टेंस r और ये कितनी है, x है। तो r का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट, पाइथागोरस यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा वो, है ना। तो स्मॉल r का वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल गया। तो क्या लिखना चाहिए मुझे लिखना चाहिए अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस टाइप से हम लोग रखेंगे। अब आप देखिएगा a स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अब लिमिट क्या बनाई जाए, तो लिमिट बनाने के लिए देखिएगा ये सारे एलिमेंट जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा एक रिंग बन जाएगा। सारे एलिमेंट टूटे थे, टूटने के बाद जब जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगी, पूरी एक फिर से रिंग बन जाएगी। और ये एलिमेंट मैं कहाँ ले सकता हूँ, कहीं भी ले सकता हूँ। तो टोटल लेंथ कितनी बनेगी, टोटल लेंथ मिलेगी मुझे 2 पाई r। कितनी मिलेगी, 2 पाई r। तो हम लोग क्या बनाएंगे, अपनी लिमिट को 0 to 2 पाई r आप रख सकते हैं। 2 पाई r उसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा वो लेंथ। यहां पर भी मैं चाहूं तो लिख सकता हूं कितना, 0 से 2 पाई r उसका लिमिट बन जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो b इक्वल्स टू कितना मिलेगा, b इक्वल्स टू मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, उसको छोड़िए आप, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 91 होता है। और यह अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर से रूट से स्क्वायर जाएगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर।
साइन फाई कैसे लाएं, तो आप देखिए साइन फाई को भी आप यहां से निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री यूज करके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना r अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कितना लिखूंगा मैं r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे और देखिए सारी चीजें कांस्टेंट हो गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर प्लस एक्स। इस क्वेश्चन या डायग्राम के हिसाब से एक्स को भी मैंने फिक्स मान लिया। तो सारी चीजें हो गई कांस्टेंट, बाहर चली जाएगी, अंदर कितना बाकी रहेगा, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, ऐसे कुछ बाकी रह जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैं यहीं लिख देता हूं क्योंकि जगह कम है। ये कुछ ऐसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, और लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई आर के इक्वल, ऐसे 0 से 2 पाई आर के इक्वल हो गया लिमिट, और ऐसा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। ठीक है, तो जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो देखिए पहले डीएल का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एल हो जाएगा, और लिमिट रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई आर, और 0 रखने से कोई सेंस नहीं है। तो फाइनल जो मेरा एक्सप्रेशन मिलेगा वो मुझे मिलेगा बी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अभी रिंग में कितने टर्न थे, एक टर्न लिया है। अगर ऐसे मेरे पास 10 टर्न होता तो क्या करता, 10 से मल्टीप्लाई, 100 था तो 100 से मल्टीप्लाई। तो वैसे ही नंबर ऑफ टर्न को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, n से, तो उस n का मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एन आई आर अपॉन ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर 1 है, और अंडर रूट का मतलब जानते हैं आप पावर कितनी होती है, 1/2। तो 1 प्लस 1/2 टोटल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 हो जाएगी। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए डीएल का हो जाएगा एल, लिमिट रखेंगे तो 2 पाई आर, और यहाँ हो जाएगा तो 0, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। अब इससे बहुत से एक्सप्रेशन निकलते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं इसे ही रीअरेंज कर रहा हूँ एक बार और लास्ट टाइम। तो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा 2 पाई एन आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप देखिए और कैसे इसे यूज करना है वो हम लोग अभी सीखेंगे। तो कितना हमारा फॉर्मूला बना है, वो बना है b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। इतना हमारा फॉर्मूला बना है। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को आप 2-3 तरीके से यूज कर सकते हैं, है ना। पहला तो क्या, बहुत सारे लोगों का दिमाग बोलेगा कि भाई 2 पाई से 4 पाई काट दो, बिल्कुल आप काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा क्या फायदा है, नहीं काटने से क्या फायदा है, नहीं काटने से भी इतना फायदा है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का एक न्यूमेरिकल वैल्यू आप जानते हैं, वो होता है 10 टू द पावर -7। अगर आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह पर 10 टू द पावर -7 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो जब हम कर सकते हैं तो क्यों काटें। पर फिर भी बुक्स में कई बार आपको वैसा भी दिखता है जैसा हम लोग लिखने जा रहे हैं, तो आप चाहें तो काट सकते हैं, लेकिन मैं उसे सजेस्ट नहीं करता हूं। ठीक है, तो अगर मैं काट देता हूं तो कितना हो जाएगा, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और मैं इसे निकाल रहा हूं कहां पर, सेंटर पर, एट सेंटर। तो सेंटर पर अगर मैं इसे फाइंड आउट करने लग गया तो इसका क्या मतलब है, पॉइंट पे उठकर कहां गया, ये पॉइंट पे धीरे धीरे पास आ रहा था, पास आएगा तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पास आया तो और कम हो जाएगा। ऐसे ही पॉइंट पे उठकर कहां गया, सेंटर पर। तो बताइए डिस्टेंस कितनी हो गई, पॉइंट पे की सेंटर से ही डिस्टेंस कितनी हो गई, वो हो गई 0। तो कौन 0 हुआ है, x 0 हो गया है। तो यहां पर सेंटर पर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा b का वैल्यू, b इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई से 4 पाई काटूंगा तो म्यू नॉट एन आई बाय 2, और देखिए x का वैल्यू कितना रख देगा, 0 रख देना। तो कितना बाकी रहेगा, आर स्क्वायर से ये 3/2 वाला जो 2 था वो कैंसल आउट हो जाएगा, कितना बाकी रहेगा, आर क्यूब। तो आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। आई होप आप करके देख सकते हैं, क्योंकि आप 11-12 के हैं और या तो ड्रॉपर होंगे, तो आप इतना तो चीजें समझ सकते होंगे कि इस टर्म से ये टर्म कैसी आती है। ठीक है ना। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, x को 0 रखिए तो ये टर्म गई, स्क्वायर से ही गया तो हो गया आर क्यूब, और स्क्वायर से आर क्यूब जाएगा तो अपॉन में एक आर बाकी रहेगा। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो क्या ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी
एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आप इसको याद रखिए। उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और वो एडवांटेज को मैं अब आपको आगे बताने वाला हूं इसी वीडियो में। इस वीडियो को थोड़ा सा बड़ा जरूर बन रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा, आप इतनी टर्म को ना भी समझेंगे तो भी चलेगा। आप इस फॉर्मूले के बाद छोड़ना नहीं इस वीडियो को देखना, क्योंकि इसी की सारी एप्लीकेशंस में बताने वाला हूं और बहुत ही सिंपल है। एक बार रख लोगे तो आई होप अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कभी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्कुलर कॉइल के ऊपर आप किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो जरूर देखिएगा। इतना तक आपको अगर क्लियरिटी है, कितना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ni r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि कैसे याद रखना है ना। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 4 पाई से 2 पाई को कैंसिल आउट नहीं करना है। अब कैसे याद रख सकते हैं? अगर मैं बाकी सारी चीजें करता, सिर्फ ये कैंसिल आउट नहीं करता, तो कितना बनता है फॉर्मूला? ये बनता b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ni बाय r, ऐसा कुछ बन जाता है ना। एक ही बात है, मैं यहाँ पर 2 पाई और 4 पाई 2 पाई से मल्टीप्लाई करूँ, 2 पाई से डिवाइड करूंगा तो ये सेम बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ni बाई r। अब जब भी कोई रिंग आएगी और आपको कहाँ निकालना है? सेंटर पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ निकालना है? सेंटर पर। तो आप कभी नहीं भूलेंगे ऐसी एक चीज है, क्या कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो देखिए कांस्टेंट बन जाता है, आपको पता है 10 टू पावर -7 होता है। 2 पाई क्या है? आप इस 2 पाई पर फोकस करिए। ये 2 पाई क्यों लेना पड़ा मुझे? क्योंकि पूरी रिंग जब बनेगी तो आप जानते कितना एंगल बन रहा है? 360 का मतलब 2 पाई होता है ना। तो अगर पूरी रिंग होगी तो यहाँ कितना आएगा? 2 पाई। तो हमें इस 2 पाई को भी याद नहीं रखना है, हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है, क्या? b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई थीटा ni बाय r। आप इसी को याद रखिए, बाकी सब भूल जाइए। अगर आपको कहाँ निकालना है? सेंटर पर निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग लूप किए सेंटर पर अगर आपको निकालना है तो आप सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई थीटा ni बाय r। अब देखिए पूरी रिंग होगी तो कितना ले लेना? थीटा को 2 पाई ले लेना। तो ऐसे कुछ केसेस में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ जिससे आपको रिंग पर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इस सबको मैं रब कर देता हूँ, आप एक बार समझ लीजिए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हम इससे क्या क्या चीज़ें समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। पहले तो ध्यान से सुन लीजिए, अदरवाइज आप गलत कर देंगे और गलती ना होना चाहिए। क्या कि ये फॉर्मूला कब लगाना है? दिमाग में रखिए, जब आपसे किसी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के बारे में बात हो रही हो। किसके बारे में? सर्कुलर कॉइल के बारे में बात हो रही हो, और वो कैसी हो? करंट कैरिंग हो और उसके सेंटर पर फील्ड निकालना हो। ठीक है, क्या क्या याद रखना है? करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है ये। ठीक है, अब पहला केस देखिए, सर्कल के लिए तो आप जान चुके हैं, सर्कल होगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारा। अब देखिए पहला केस हम लोग लेते हैं कि अगर मेरा एलिमेंट कुछ ऐसे हो, मुझे नहीं मालूम कितना बन रहा है। ठीक है, तो कैसे पता करना है? तो इसका कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा ना, सर्कुलर बन रही है, आर्क है ये, तो सर्कुलर आर्क की वजह से कोई तो सेंटर होगा इसका। तो आपको क्या करना है? दोनों एंड को सेंटर से आप जोड़ दीजिए, ऐसे दोनों एंड को सेंटर से जोड़ दीजिए। ठीक है, रेडियस कितनी मिली? मान लो r मिली, और ये जो एंगल मिल रहा है आपको वो सपोज आपको देख रखा कितना? थीटा। तो बस ये फॉर्मूला बन गया, यही सेम टू सेम फॉर्मूला आ जाएगा। अब एक ही बार मोड़ा है ना, तो n कितना हो जाएगा? n का वैल्यू इस क्वेश्चन में 1 हो जाएगा, n इक्वल टू 1 रख देना। n कौन है? नंबर ऑफ टर्न है। ठीक है, और तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई थीटा i बाय r, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न कितना मान लिया हमने? 1 मान लिया। बहुत सिंपल सा केस है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है कि अगर मैं इस रिंग को कुछ ऐसे मोड़ देता हूं, इस तरीके से, ठीक है, एक सेमी सर्कुलर रिंग बना दी मैंने। तो क्या करना है आपको? ध्यान से समझिएगा, दोनों एंड को किससे जोड़ देना है? सेंटर से जोड़ देना है। ठीक है, और अब आप देख लीजिए कि कितना एंगल बन रहा है दोनों के बीच, कितना बन रहा है? मान लो थीटा। तो अब थीटा का वैल्यू कितना है वो आप जानते हैं, थीटा का वैल्यू दिख रहा है आपको, कितना बन रहा होगा? वो पाई रेडियन बन रहा होगा, 180 डिग्री ऑब्वियसली। तो कितना लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर फॉर्मूला? मुझे लिखना चाहिए
B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, थीटा की जगह कितना लिखूंगा मैं, पाई लिखूंगा, तो कितना हो जाएगा ये पाई इंटू आई बाय आर, खत्म हो गया। अब आपको जो भी करना है इसके आगे आप सॉल्व कर दीजिए। हो सकता है आपको करंट का वैल्यू दे दे, रेडियस दे दे, सॉल्व कर लिए, करिए, आंसर लाइए। और कुछ देखिए कि जैसे अगर मैं इसी को हाफ कर दूं, इसी को हाफ मतलब कैसे, ये डायग्राम बनाया था ना, इसी को मैंने आधा कर दिया, तो क्या करना है, ये होगा कहीं ना कहीं सेंटर, दोनों को जोड़ दीजिए। कितना एंगल बन रहा है, ये बन रहा है, दिख रहा है आपको कितना डिग्री, 90 डिग्री, और 90 डिग्री बन रहा है तो करंट, सब में करंट फ्लो हो रहा है, भूलिएगा नहीं, सब में करंट फ्लो हो रहा है। और करंट की डायरेक्शन कैसे पता करना है वो पार्ट 1 में देखिए, वहां मैंने आपको बताया है। सॉरी, करंट की नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करना है वो पार्ट 1 में आप देखिए, वहां पर आपको सब समझा के रखा है। तो यहाँ कितना आएगा आंसर, जल्दी देखिए, वो आएगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, थीटा कितना रखना चाहिए, पाई बाय 2, 90 डिग्री का क्या मतलब होता है, पाई बाय 2, तो कितना हो जाएगा वो पाई बाय 2 आई बाय आर। अब इसके आगे आपको जैसा भी ठीक लगता है आप उसको अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब पूरी रिंग के लिए तो आप जान चुके हैं, ये क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको आप खुद से करके देखिएगा। इतना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ये है जीरो क्या ओ, ये हमारा हो गया सेंटर, तो ये एक एंड और ये दूसरा एंड। एंगल कौन सा लेना है, बाहर वाला नहीं, अंदर वाला एंगल लेना है, जो ऐसे अंदर आ रहा है एंगल, है ना, उस अंदर वाले एंगल को लेना है। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये दिख रहा है आपको 270 डिग्री है, 270 का मतलब कितना होता है, 3 पाई बाय 2 होता है। तो 3 पाई बाय 2 यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा, B इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और थीटा की जगह कितना रखना है, 3 पाई बाय 2 आई बाय आर। ये हो गया हमारा खत्म। तो ऐसे 4 केसेस डिस्कस किए। चलिए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसको हम लोग देखते हैं क्या डिफिकल्टी लेवल आ सकती है इसमें। तो अगर मान लीजिए ऐसे 5th केस में आपको ऐसी 2 रिंग्स मिल गई है, ऐसी 2 रिंग मिल गई है, और दोनों कैसी है, कॉन्सेंट्रिक है। कैसी है, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है, जिसमें मान लो एक में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो रहा है I1, इसमें करंट इस डायरेक्शन फ्लो रहा है वो हो रहा है I2, और एक की रेडियस जो है वो है R2, और ऊपर वाले की जो रेडियस है वो है R1। ठीक है, इतनी हमको चीज दी है। सेंटर पर पूछा है बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अब पहले तो देखो एक एक रिंग के बारे में बात करते हैं। छोटी रिंग के बारे में निकाल सकते हैं और बड़ी रिंग के बारे में भी निकाल सकते हैं। तो B1 कितना होगा, B1 इक्वल टू मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, थीटा कितना हो जाएगा, बड़ी रिंग के लिए कर लेते हैं, चलो बड़ी रिंग के लिए कितना हो जाएगा थीटा 2 पाई, क्योंकि पूरा सर्कल बन गया ना, 2 पाई 360 डिग्री हो गया, तो कितना हो जाएगा 2 पाई, करंट कितना है I1, तो 2 पाई I1 बाय रेडियस कितनी है R1। आ गया B1। B2 कैसे होगा, तो B2 इक्वल टू मिलेगा, दोनों वेक्टर ही है जानते हैं आप, B2 हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और करंट कितना है I2 है, तो और एंगल कितना है, फिर से पूरा घूम गए हम लोग, पूरा घूम गए तो कितना हो जाएगा फिर से 360, मतलब 2 पाई I2 बाय R2। अब ये देखिए जोड़ना है कि घटाना है, तो दिख रहा है क्या दोनों में कि दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है, दोनों में क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो जब दोनों में डायरेक्शन करंट का कैसा सेम है, तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगी, अंदर बनेगी, बोर्ड के अंदर आएगी सेंटर पर। तो दोनों को क्या कर देना, वेक्टर है तो B इक्वल टू क्या कर देना, दोनों को ऐड कर देना, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। ठीक है, ऐसे दोनों को ऐड कर देना, वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेना और बाद में दोनों को ऐड कर देना। अगर डायरेक्शन रिवर्स होती तो क्या करते, रिवर्स होती तो एक की वजह से फील्ड का बनती अंदर की तरफ, दूसरी रिवर्स कर दी तो फील्ड का बनती बाहर आ जाती ऐसे, तो दोनों में क्या करते माइनस कर देते, है ना, और जो भी बड़ा होता डायरेक्शन उसकी साइड हो जाती। तो डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देने से भी आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न अगर आपको दिए हो, मान लो इसमें N1 टर्न है, मान लो इसमें 100 टर्न है और इसमें 10 टर्न है, तो टर्न इसके लिए किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N से। N कौन है, नंबर ऑफ टर्न। तो आप जिसमें भी 10 दिया उसमें 10 से मल्टीप्लाई करो, जिसमें 100 दिया उसमें 100 से मल्टीप्लाई करो, तो भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, और अगला केस देखिए क्या होगा। ये जो रिंग से कुछ ऐसी रखी हुई है, एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी है और दूसरी रिंग कहाँ रखी है, वर्टिकल प्लेन में, दोनों कैसी है, कॉन्सेंट्रिक है। एक एक करके बात करते हैं। इसमें करंट की डायरेक्शन इस साइड है, तो करंट की डायरेक्शन इस साइड है, और रिंग ऐसी रखी है वर्टिकल प्लेन में, तो करंट की डायरेक्शन ऐसी है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ होगी, वो होगी इस साइड, क्योंकि जब आप थंब से पकड़ेंगे रिंग को, रिंग ऐसी रखी ना, तो थंब से पकड़ेंगे तो करंट फील्ड कहाँ जाएगी, फिंगर्स की डायरेक्शन में, इधर कहीं जाएगी। तो B का वैल्यू इधर कहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना, B1 इधर कहीं मिलेगा। दूसरी देखिए, करंट की डायरेक्शन कहीं ऐसी है,
ये कहाँ रिंग रखी है, ये ऐसी रखी है हॉरिजॉन्टल प्लेन में और करंट ऐसे है, तो कहाँ होगा करंट, नीचे की तरफ, करंट ऐसे जा रहा है ना ऐसे, तो कहाँ होगी फील्ड, नीचे की तरफ होगी, ऐसी नीचे होगी, तो वो हो गई B2। तो रिजल्टेंट कैसे लिखा जाएगा, तो आपको दिख रहा है दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, दोनों के बीच एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो आप B1 जानते हैं ना कैसे निकालना है, सेम फॉर्मूला यूज करके, पूरी रिंग है तो क्या करना है, पूरी रिंग है तो B1 कैसे लिखेंगे, B1 इक्वल टू लिख देंगे μ0/4 पाई, थीटा की जगह क्या हो जाएगा 2 पाई ni1 रेडियस सेम दी हो तो सेम रखिए, अलग दी हो तो अलग रखिए अपने हिसाब से। मान लो इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है R1 और इस वाले की रेडियस है कितनी R2, तो R1 R2 जो भी है वो रखिए, सेम तरीका है, सेम फॉर्मूला यूज करिए। अब देखिए रिजल्टेंट कैसे निकालना है, तो B इक्वल टू, आप लोग रिजल्टेंट जानते हैं ना कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला होता है क्या, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos थीटा, और यहाँ पर थीटा कौन बन गया, या हम और कुछ बोल देते हैं इसको, cos अल्फा बोल देते हैं, तो अल्फा कौन बन जाएगा, वो हो जाएगा B1 और B2 के बीच का एंगल। इस क्वेश्चन में कितना है वो 90 डिग्री है, यहाँ 90 हो जाएगा तो cos 90 कितना 0, ये पूरी टर्म खत्म। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, B इक्वल टू अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर आ जाएगा, है ना। या अगर मान लो ये परपेंडिकुलर ना होते रिंग, एक दूसरे पर कोई एंगल बनाती, तो उस एंगल को आप यहाँ रख देना अल्फा की जगह, आपका आंसर आ जाएगा। तो इतने हम लोगों ने अभी 6 केसेस डिस्कस किए हैं, 1-2 केस और बताता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नीट के स्टूडेंट ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए करंट ऐसे कहीं डायरेक्शन में आ रहा है, करंट ऐसे कहीं आया और उसके बाद ऐसे डिवाइड हो गया है और इधर कहीं जा रहा है, ठीक है ना। ये है इसका क्या डायमीटर, डायमीटर के अलॉन्ग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो यहाँ से करंट आ रहा था I, और ये बीच से ही ऐसे कोई दो डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इधर मान लो I1 गया है, अब बीच से है ना, और रिंग तो पूरी सेम ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी I1 करंट जाएगा। ये I1 और I1, सॉरी या ऐसा बोल दीजिए, सॉरी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये I है, तो यहाँ गया I/2, यहाँ गया I/2, ये I/2 और ये I/2 दोनों मिला, तो यहाँ पर फिर से कितना करंट हो जाएगा, I करंट आ जाएगा। तो वो पूछ रहा है कि बताओ ऐसे स्ट्रक्चर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी सेंटर पर, तो ध्यान से देखिएगा क्या होगी। यहां से जब करंट ऊपर गया तो ऊपर गया, तो यहाँ क्या आ रहा है बीच में, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है, इनवर्ड आ रही है ना। और यहां से करंट देखिए, ये करंट ऐसे जा रहा है ना, तो फील्ड कहाँ बनेगी, यहाँ से अंदर और वहां से बाहर। चलिए एक बार और देखते हैं, यहाँ से फील्ड कहाँ बनी अंदर, और ये जो नीचे वाला करंट आ रहा है इसकी वजह से फील्ड कहाँ बनी, यहाँ से मेरा हाथ अंदर गया और सेंटर से बाहर निकलेगा। तो ऊपर वाले की वजह से फील्ड बन रही है अंदर, और नीचे वाले की फील्ड की वजह से बन रही है फील्ड बाहर। तो दोनों देखिए लेंथ सेम, करंट सेम, तो ऑब्वियसली फील्ड भी कैसी होगी, फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होगी, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगी। तो इस क्वेश्चन में बी का वैल्यू कितना आएगा, 0। हाँ 0 ही फील्ड बनेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आई नो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा बाद में मैंने इसी के ऊपर सारे कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको बताए हैं, इनका हेल्प लेकर आप काफ़ी सारे अदर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे किसी करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट वायर की वजह से, और उसके बाद हम लोग इस कंसेप्ट और उस कंसेप्ट को जोड़कर सवाल देखेंगे, ठीक है, जो मेन, एडवांस और नीट सभी के लिए यूजफुल है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान समझ के किसी भी कोई भी अगर आपके पास बुक है तो उसके प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू।